आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं और अपने पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने विडाल डी लाब्लास और जीन ब्रून्स महोदय के योगदान को देखा था कि वह किस प्रकार फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, और उसी क्रम में आज हम अल्बर्ट डिमांजिया, एल्सी रेकलस, फ्रेडरिक लीप्ले तथा ब्लैंचर्ड महोदय के योगदान को देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्बर्ट डिमांजिया की। क्या नाम है? अल्बर्ट डिमांजिया। अगर अल्बर्ट डिमांजिया के समय अवधि की बात करें तो ये 1872 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी के मध्य का समय है। क्या है? 1872 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी के मध्य का समय है। अल्बर्ट डिमांजिया ये ब्लास के शिष्य थे। विडाल डी लाब्लास महोदय के ये क्या है? शिष्य हैं। यह भी अपने अध्ययन में संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। हमने क्या बताया कि यह भी अपने अध्ययन में संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं और इन्होंने अपने अध्ययन में मानव भूगोल के अध्ययन पर विशेष बल दिया था। क्या है? मानव भूगोल के अध्ययन पर इन्होंने विशेष बल दिया था। उस समय एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था एनाल्स। पत्रिका का नाम क्या था? एनाल्स पत्रिका थी। ये भौगोलिक ज्ञान को उस समय आगे बढ़ा रही थी और अल्बर्ट डिमांजिया ने इस एनाल्स पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया था। क्या है? एनाल्स पत्रिका के इन्होंने संपादन का भी कार्य किया है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण किताब थी जिसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी, यानी अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या था? भूगोल की समस्याएं। और इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब थी उसका नाम था पिकार्डी। क्या नाम था? पिकार्डी। यानी प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की समस्याएं, और दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण किताब थी वो कौन सी थी? पिकार्डी। अल्बर्ट डिमांजिया के बाद हम अगले विद्वान हैं एल्सी रेकलस पर आते हैं। एल्सी रेकलस एल्सी रेकलस के अगर समय अवधि की बात करें तो यह समय अवधि 1830 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य की थी। एल्सी रेकलस के संबंध में कहा जाता है कि यह रिटर महोदय के अनुयायी थे। क्या है? रिटर महोदय के अनुयायी थे। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि कहते थे कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि उसका महत्वपूर्ण अंग है। इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन था। क्या कहते थे? कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं है बल्कि क्या कहते थे? कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं है बल्कि उसका महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या कह रही है लाइन? इसके संबंध में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये निश्चयवादी विचारधारा
को कम महत्व दे रही है और संभववादी विचारधारा को महत्व अधिक दे रही है, या यूं कह लें कि कहीं न कहीं निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा के मध्य का कथन है, बीच का कथन है। न तो निश्चयवादी प्रभावी दिख रहा है और न ही संभववादी विचारधारा प्रभावी दिख रही है। तो क्या कह रहे हैं कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि उसका महत्वपूर्ण अंग है। निश्चयवादी जो विचारक थे वो मानते थे कि मानव जो है पर्यावरण की उपज है। इसके बाद इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी थीं, जिसमें इनकी पहली किताब जो अत्यंत महत्वपूर्ण किताब थी वो क्या थी? ला टेरे। किताब का नाम क्या है? ला टेरे। और अपनी इस किताब में कहा जाता है कि इन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया था। क्या कहा जाता है कि निश्चयवादी विचारधारा का इन्होंने अपनी इस किताब में समर्थन किया था। अगर हम इनकी दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण किताब की बात करें, वो क्या थी? विश्व का नवीन भूगोल। अत्यंत महत्वपूर्ण किताब थी और इस किताब में इन्होंने संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया था। संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस किताब का नाम क्या है? विश्व का नवीन भूगोल। हमने बताया कि इनकी समय अवधि 1830 से 1905 ईस्वी के मध्य है। ये रिटर महोदय के अनुयायी थे। कथन था, इनका महत्वपूर्ण कथन था, मानव पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि उसका महत्वपूर्ण अंग है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा के बीच में अपना मत देते हैं। और इन्होंने जो किताब लिखी थी ला टेरे, पहली इनकी महत्वपूर्ण किताब थी, जिसमें निश्चयवादी विचारधारा को ये प्रभावी मानते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब लिखी वो क्या था? विश्व का नवीन भूगोल। और कहते हैं कि इस किताब में इन्होंने विश्व के संपूर्ण प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया था। और अगले विद्वान आपके कौन से हैं? फ्रेडरिक लीपले। कहते हैं कि यह संभववाद का समर्थन करते थे। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि यह संभववादी विचारधारा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। संभववादी विचारधारा का यह समर्थन करते हैं और इन्हें समाजशास्त्री एवं पर्यावरणविद भौगोलिक वेत्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? कि एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री थे, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे भूगोल शास्त्री थे। और भूगोल में इन्होंने पर्यावरण का विशेष अध्ययन किया था, या यूं कह लें कि भूगोल में यह पर्यावरण के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते थे। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था स्थान, कार्य एवं परिवार। किताब का नाम क्या है? स्थान, कार्य एवं परिवार। देखिए, स्थान ये भौतिक भूगोल से संबंधित है शब्द, और कार्य एवं परिवार ये मानव भूगोल से संबंधित है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अपनी इस किताब में इन्होंने भौतिक एवं मानवीय पहलुओं को समाहित करके जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? स्थान, कार्य एवं परिवार। इसके बाद हम अगले विद्वान हैं जिनका नाम है ब्लैंचर्ड। इनके संबंध में देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ब्लैंचर्ड महोदय के संबंध में कहा जाता है कि एक फ्रांस में संस्था थी
जिसका नाम था नगरीय भूगोल वेत्ताओं की नियमित संस्था। क्या थी? नगरीय भूगोल वेत्ताओं की नियमित संस्था। इस संस्था का नाम ही यही था, नगरीय भूगोल वेत्ताओं की नियमित संस्था। उस संस्था के इन्हें संस्थापक माना जाता है कि इन्होंने फ्रांस में एक संस्था स्थापित की थी भूगोल के क्षेत्र में। उस संस्था का नाम क्या था? नगरीय भूगोल वेत्ताओं की नियमित संस्था। एक पत्रिका उस समय प्रकाशित होती थी अल्पाइन भौगोलिक संस्थान से। एक संस्थान था जिसका नाम था अल्पाइन भौगोलिक संस्थान। भूगोल के क्षेत्र में जो पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका के संपादन का भी कार्य इन्होंने किया है। किसने? ब्लैंचर्ड महोदय ने। इन्होंने एक और पत्रिका प्रकाशित कराई थी जिसका नाम था अल्पाइन रिव्यू पत्रिका। क्या नाम था? अल्पाइन रिव्यू पत्रिका। इसके साथ साथ इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं और उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब थी नगरीय भूगोल का विधि तंत्र। कौन सी किताब थी? नगरीय भूगोल का विधि तंत्र। और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनकी किताब थी, ग्रेनविले का नगरीय भूगोल। क्या था? ग्रेनविले का नगरीय भूगोल। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण किताब थी जिसका नाम था पश्चिम एशिया। क्या नाम था? पश्चिम एशिया। और इसके बाद इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी जिसका नाम था फ्रेंच आल्प्स। फ्रेंच आल्प्स। इसमें इन्होंने भौतिक भूगोल का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? भौतिक भूगोल का। ब्लैंचर्ड के बाद हम एक और फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता हैं जिनका यहाँ पर वर्णन करना चाहेंगे। उनका नाम था इमैनुअल डी मार्टोनी। क्या है? इमैनुअल डी मार्टोनी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। इनके संबंध में कहा जाता था कि भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल और भूभौतिक भूगोल। क्या है? भूभौतिक भूगोल। और इसके साथ साथ जीव भूगोल व जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि थी और इसका विशेष ज्ञान रखते थे। ये मानव भूगोल और संभववाद के समर्थक थे। क्या थे? मानव भूगोल व संभववाद के समर्थक थे। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। जैसे पहली इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब आई थी जिसका नाम था भौतिक भूगोल की विशेषताएं। क्या नाम था? भौतिक भूगोल की विशेषताएं। अगली इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब थी रोमानिया का भौतिक भूगोल। और इसके अलावा मध्य यूरोप इनकी एक और किताब थी। और मध्य यूरोप के साथ साथ एक इनकी और किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था आल्प्स। हमने क्या देखा कि इमैनुअल डी मार्टोनी भी ऐसे फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। और इनकी भौतिक भूगोल, भूभौतिक भूगोल और जीव विज्ञान में अत्यंत गहरी समझ और रुचि दोनों थी। ये मानव भूगोल व संभववाद के समर्थक थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं
भौतिक भूगोल की विशेषताएं, रोमानिया का भौतिक भूगोल, मध्य यूरोप और आल्प्स। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।